मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11th है, 11वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ, देखिए पहला प्रश्न जो हमारे पास में है ये 10 जनवरी 2023 में पूछा गया। 10 जनवरी 2023 में सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध है। जब दूध को एक घनाभाकार बर्तन जिसका आधार 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है में डाल दिया जाता है तो उस बर्तन में दूध किस ऊंचाई यानी सेंटीमीटर में ऊंचाई होगी तक आएगा, अगर पाइप को आप 22/7 यूज करते हैं तो। ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कैन विद बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज मिल्क अप टू ए हाइट ऑफ 77 सेंटीमीटर अप टू व्हाट हाइट यानी इन सेंटीमीटर विल द मिल्क रीच व्हेन इट इज spouts in a cubical can with square base of side 22 सेंटीमीटर। अब यूज को अब क्या करते हैं, पाई को यूज करते हैं 22/7। ठीक है, चलिएगा फिगर के अकॉर्डिंग देखिए ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पॉइंट, सिलेंड्रिकल हमारे पास में कैन है जिसमें रेडियस क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 77 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस होगा। अब ये कहता है कि इसका बेस जो हमारा क्यूबॉइड होगा, क्या होगा, जो क्यूबॉइड होगा उसका जो बेस है वो क्या होगा, एक क्या होगा वर्ग होगा, यानी कि जहाँ लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू हो जाएगी कितनी 22 सेंटीमीटर। इस केस में हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा जो वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH होता है, L B और H होता है। H मतलब यहाँ कैपिटल H ले लेते हैं, इसको आप क्या करते हैं कैपिटल H ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से हमारे पास में पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 22/7 है, तो 22/7 यूज कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास कितना 10 × 10 हो जाता है, हाइट हमारे पास कितनी है 77 की दिखा रखी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर क्या L और B दोनों कितनी है 22 की, तो 22 × 22 कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाई कैपिटल H, ये हमें निकालना है, यानी कि उस बर्तन में दूध की ऊंचाई तो हमें निकालनी है। चलिएगा 7 से काट लेते हैं, ये 11 टाइम कट जाएगा, 7 से काटेंगे 11 टाइम कट जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल H, तो क्या कर देंगे 22 × 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे 22 × 22। देखिए एक 22 तो 22 से पूरा कट जाता है। यहाँ से आप 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 होता है, 2 से काटेंगे इसको 2 × 10 होता है, तो क्या बन गया हाइट 5 × 10, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर, यानी H बन गया हमारा कितना 50 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है, H बन गया 50 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। और ये जो आंसर आपका है ये चला गया B पार्ट के साथ में, तो B इज योर राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया 10 जनवरी 2023 में ही मैथ्स पेपर सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया कि अगर यानी यदि x + 1/x 4 है और तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। यानी सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन का कि अगर x + 1/x की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 4 दिखा रखी है। ठीक है, और हमसे फाइंड इन पूछा गया है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए फॉर्मूला जानते हैं कि a + b का जो स्क्वायर होता है उसे आप कहते हैं a का स्क्वायर
प्लस क्या कहते हैं बी का स्क्वायर कहते हैं, प्लस क्या कहते हैं 2ab कहते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी x प्लस 1/x की पावर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, इज इक्वल टू में क्या कर दीजिए, इधर 4 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। खोलेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर, तो क्या हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab मतलब x मल्टीप्लाई बाई 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा 16। यहाँ से इसको x को काट देंगे तो आंसर बनेगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। यानी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर क्या बन गया 2 जो है वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करेंगे, स्क्वायरिंग क्या कर देंगे बोथ साइड कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, वी गेट क्या मिल जाता है, हाँ क्या मिल जाता है कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का फिर आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। इस पर फिर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, आप क्या बन जाएगा x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 1/x की पावर 4 बन जाएगा प्लस वही पॉइंट आएगा 2 इंटू ए मतलब x की स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई बाई 1/x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, 196 होता है। तो इससे कट जाएंगी वैल्यू, कट जाएगी तो क्या बचेगा भी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, हो गई। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर बन गया 194 आपका आंसर बन जाता है। 194 इज योर आंसर। चला गया ए पार्ट के साथ में, यहाँ ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये कहता है कि यदि किसी संख्या का 2/3 84 है, यदि किसी संख्या का 2/3 जो है वो कितना होता है 84 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 10 जनवरी 2023 में पूछा गया सीटेट के। चलिए अब यहाँ मान लेते, माना संख्या क्या है, मान लिया उस संख्या को हमने मान लिया संख्या x है हमारी, ठीक है, संख्या x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x का 2/3 2/3 जो है वो किसके बराबर है 84 के बराबर है, ठीक है। तो x का आंसर कितना निकल के आएगा भाई 3 की मल्टीप्लाई 84 में 3 की मल्टीप्लाई हो गई और 2 से डिवाइड हो, 2 से काट लिया इसको 42 बार कट गया है, ठीक है। 42 का हमने क्या कर दिया 3 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना बन जाता है 126 बन जाता है, ठीक है। तो यानी x का आंसर कितना आ गया 126 निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन क्या बता रखी है कि उस संख्या का 45%, कौन संख्या 126 जो संख्या मिली है इसका क्या कर दें 45% कर दें, यानी कि 126 मल्टीप्लाई बाई 45 बटे क्या कर दें 100 कर दें। 45% का मतलब ये हुआ हमारे पास में 5 नम 45 हो गया, 5 दूना 10 20 आ गया हमारे पास में। 2 से काट ले 2 से 10 बार निकट गया, 2 से काट लेंगे 2 6 12 2 3 6 हो गया। 63 गुना 9 कर दें तो 63 का 9 में गुना करके बटे 10 कर दें तो 63 की 9 में जो मल्टीप्लाई आती है वो 567 आती है। डिवाइड बाय हमने 10 कर दिया, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 56.7% हमारा क्या बन जाता है आंसर बन जाता है, ठीक है। ये आंसर बन गया 56.7, ये चला गया बी पार्ट के साथ में 56.7 इज योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारे पास में ये आंसर जो है 56.7% निकल के आपका आ जाता है। उस संख्या का अगर 45% क्या होगा तो वो 56.7 होगा, ठीक है। उसका जो वैल्यू होगा वो 50.7 होगा, परसेंट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर पूछ रहा ना, तो यहाँ पर 56.7 ही सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है क्वेश्चन में कि ए शॉपकीपर सोल्ड टॉफीज एट रेट ऑफ 10 टॉफीज फॉर ₹6 एंड गेन 20%। क्या करता है 20%। तो हाउ मैनी टॉफीज वुड वी हैव गॉट फॉर ₹4। एक दुकानदार ने ₹6 में 10 टॉफियों
की दर से टॉफ़ियाँ बेची हैं और उसे 20% का लाभ हुआ, उसे ₹4 में कितने टॉफ़ियाँ मिली होंगी? ये क्वेश्चन हमसे 10 जनवरी 2023 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 बटे क्या, क्योंकि प्रॉफिट की बात चल रही है तो क्या कर देंगे 100 प्लस क्या कर देंगे प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज जो आया है उसको आप 100 प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने का भाई, सेलिंग प्राइस तो 6 का है और प्रॉफिट कितना मिला हमें, जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो कितने का हुआ, 20% का प्रॉफिट मिला। सेलिंग प्राइस 6 पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा भाई, 6 को 100 में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे कितना हो जाएगा 100 में क्या बन गया 20, प्रॉफिट जो है वो जुड़ गया 120 बन गया हमारा, 120 बन गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 से काट ले 6 दूना 12 होता है, 2 से काट 2 पंजा 10 होता है, तो कॉस्ट प्राइस तो 5 आ गया। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कितना निकल गया, ₹5 निकल के आ गया। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पर अब पॉइंट बनता है कि ₹5 में जो मिली टॉफ़ियाँ हैं, मिली जितनी भी टॉफ़ियों की संख्या है, टॉफ़ियों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, वो है 10। क्लियर? अब उसी में ₹4 में मिली टॉफ़ियों की संख्या कितनी होगी, मिली टॉफ़ियों की अगर संख्या हम निकालना चाहते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी भाई, वो 1 में निकाली तो 10/5 निकलेगी, 4 में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई के 10/5 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, 5 से काटो 5 दूना 10 होता है और 2 गुना 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौका 8 होता है। तो टॉफ़ियों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। 8 आ गई तो सी आपका राइट आंसर बन गया, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारर क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये कहता है ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which BA is equal to BC and angle of the ABC is equal to 40 degree. Side AC is extended to a point D. Measure of angle BCD is, यानी किसी ट्राइंगल ABC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका BA और आपका BC बराबर हैं और एंगल ABC जो वो 40 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। जैसे इस AC भुजा को हमने D पॉइंट तक यहाँ तक बढ़ा दिया तो BCD की माप क्या होगी, BCD ये बैठता है, इसकी माप क्या होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर दिखा रखे हैं तो इन दोनों को हम मान लिया x मान लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे भाई, हम इन ट्राइंगल अगर ABC को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है कि दिया हुआ है कि जो BA है वो हमारा BC के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि एंगल हमारे पास में जो BAC बनेगा और एंगल हमारे पास में जो भाई ACB बनेगा वो दोनों को दोनों बराबर हो जाए, मान लिया वो x हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस कितना हो गया भाई, x प्लस 40 बना लें तो 180 बन जाना चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से हमने 40 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास कि 2x की वैल्यू जो है वो 140 निकल के आ गई। हमें निकालना x, तो 140 को डिवाइड बाई 2 कर दें, 2 सते 14 होता है, यानी x की वैल्यू 70 निकल के आ गई, 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये 70 डिग्री के हो जाएंगे दोनों को दोनों। ठीक है, हमें निकालना है BCD, हमें निकालना है एंगल BCD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या होता है, सम होता है। इसका मतलब 70 में 40 और जोड़ देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री का निकल के आ जाएगा। यानी एंगल BCD जो है वो कितने का आ गया, वो आ गया 110 डिग्री का निकल के आ गया और यही बन गया आपका राइट आंसर। चला गया C पार्ट के साथ में और C बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया 10 जनवरी 2023 में सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में, और क्वेश्चन ये था कि इफ़ मीन ऑफ 14, 13, 18, 16 k और k प्लस 3 इज 13, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ k, 8, 9, 11, 5, 10 और 6। यानी ये संख्याएं दिखा रखी हैं, पहले का माध्य 13 है और दूसरे का माध्य क्या होगा ये पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। देखिए, माध्य अगर हम किसी का निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जितने आंकड़े दिखा रखे हैं, ठीक है, जो आंकड़े हमने डेटा दिखा रखा है उन आंकड़ों का डेटा का सम कर लेते हैं, आंकड़ों का योग कर लेते हैं, और नीचे आप डिवाइड कर देंगे। जितने भी आंकड़े दिखा रखे थे उन आंकड़ों की क्या कर देते हैं, संख्या से, आंकड़ों की जो संख्या होती है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहले केस में माध्य हमारा मीन हमारा 13 है, इज इक्वल टू आंकड़ों का योग करें तो आंकड़े हमारे कितने 14 है। हाँ, ये भाई हमारे पास जो 14, 13, 8, 18, 16 k और k प्लस 3 दिखा रहे हैं, इन सबको जोड़ देंगे हम, तो उसके बाद कितना 13 है, प्लस उसके बाद में कितना 18 हमारे पास में है, फिर हमारे पास कितना 16 दिखा रखा है, उसके बाद हमारे पास में k है, और फिर हमारे पास में कितना है k प्लस 3 है। ठीक है, अब इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ लिया हमने, नीचे संख्या कितनी काउंटिंग करें तो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन तीनों सबको जोड़ लिया तो ये नीचे 6 आ गया। अब क्या बनेगा भाई 13 इज इक्वल टू जो प्राप्त हुआ हमारे पास में, इन सब का जोड़ लेंगे तो 2k तो वैसे हो गया, प्लस कितना जोड़ेंगे तो 64 बनेगा। नीचे डिवाइड में कितना दिखा रखा 6 दिखा रखा, 13 का 78 होता है, यानी 2k प्लस 64 जो है वो 78 के बराबर आ गया। और यहाँ से अगर हम 2k निकाल रहे हैं तो 78 माइनस 64 हो जाएगा। 78 में 64 माइनस किया तो कितना बन गया 14 बन गया हमारे पास में। हमें तो k निकालना है, मतलब 14 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 7 14 होता है, यानी k का आंसर आ गया 7। क्लियर। चलिए, अब ये तो केस फर्स्ट मान के चलो भाई, ये हमारा केस जो है वो पहला केस था। इसी में दूसरा केस क्या बन सकता है, क्वेश्चन का दे रखा है इन्होंने भाई, अगर k 8 यानी k है, साथ में 8 है, फिर हमारा 9 है, फिर हमारा 11 है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 10 है और फिर हमारा 6 है, इसका माध्य क्या होगा। जब k की जगह आप क्या रख देंगे, k के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, k के प्लेस पे आप 7 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका माध्य क्या बन गया, अब इसका माध्य निकालने तो क्या बना, सभी नंबर्स को जोड़ देंगे भाई, 7 आ गया, प्लस 8 आ गया, प्लस का 9 आ गया, उसके बाद में 11 हो गया, फिर हमारा 5 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, और डिवाइड बाई काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग कितनी हो गई 7 हो गई। अब इसको माध्य हम निकाल रहे हैं, सबको जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, नीचे अगर 7 8 56 होता है। ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं इसका माध्य, तो माध्य निकल के आ गया, तो माध्य निकल के आ गया 8 हमारा, और यही हमारा बन गया आंसर। ठीक है, ये चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया था आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। तो ये 5 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। 7वें क्वेश्चन में हमारे पास में ये कहा गया है कि कहता है कि एक थैले में क्या है, एक थैले में सफ़ेद, काले तथा हरे रंग के 150 कंचे हैं। ठीक है, 150 हमारे पास कंचे हैं। थैले में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला गया, यदि सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता 7/10 है और काला कंचा आने की प्रायिकता 3/25 है, तो थैले में हरे रंग के कितने कंचे होंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो बात तो ये कि हमारे पास में टोटल कितने कंचे हैं, 150 कंचे हैं। यानी कि अगर हम बात करें भाई, थैले में सफ़ेद भी हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, ठीक है, और क्या है, हरे रंग के कंचों की संख्या, हरे रंग के अगर हम कंचों की संख्या देखें, कंचों की संख्या देखें तो वो दिखा रखी है 150 दिखा रखी है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा आने की जो प्रायिकता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं,
वो इक्वल टू 7/10 है। इसको अगर 150 बनाना है डिनोमिनेटर में तो आप 15 से क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 सत्ते 105/150 बन गया। टोटल आगे नीचे 105/150। ऐसे ही अगर हम बात करें कि काला कंचा आने की जो प्रायिकता होगी, आने की जो प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी, वो क्वेश्चन में दिखा रखी है 3/25 दिखा रखी है। अब 25 छिका होता है 150, तो 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छक्का 18 बटे क्या बन गई, 150 बन जाती है। हमें क्या निकालना, हमें तो क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है थैले में क्या होना चाहिए, हरे रंग क्या के कंचों की संख्या निकालनी है। हरे रंग के कंचों की हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। और संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल तो हमारे पास 150 थे, उसमें से जो न्यूमरेटर प्राप्त हुए 105 और 18 जो प्राप्त हुए, इन्हें क्या कर दें, जोड़ के इसमें से घटा देंगे। 105 + 18 कर दें और ये 150 में से घटा दें, तो 150 में से क्या हो गया, 123 जो है वो माइनस हो जाता है, और 123 माइनस होगा तो 27 आंसर बन गया आपका 27। इन थैले में हरे रंग के कंचों की संख्या 27 होगी, यानी 27 आपका राइट आंसर बन गया था। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू एसेस हायर ऑर्डर ऑफ स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल्स थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन मैथमेटिक्स। यानी कि गणित में उच्च स्तरीय कौशलों जैसे विश्लेषण हुआ, तर्कसंगत चिंतन हुआ और अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पहला, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना चाहिए, या आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ फॉर्मूलाज, टेबल एंड फिगर्स, इन सूत्रों, सारणियों तथा एवं आकृतियों के पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, या आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, इनके बंद सिरे वाले प्रश्न पूछना चाहिए, या गिविंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ ओनली फॉर्मूला एल्गोरिथम, यानी केवल मानक कलन विधि पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए हमारे पास में देखिए गणित में उच्च स्तरीय जो कौशलों जैसे विश्लेषण हुआ, तर्कसंगत चिंतन हुआ और अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न विचार पर आधारित होते हैं तथा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है एक अधिक प्रकार से दिया जाता है, तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर कुछ भी हो सकता है, जबकि बंद सिरे वाले प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। तो आंसर हमारा ए, यानी कि ए पार्ट हमारा आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन सही आंसर हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाँ एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यह बच्चों की जो है गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है, या यह बच्चों के संप्रेषण के कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करती है, या सी पार्ट है कि यह बच्चों का समय उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करती है, यानी कि यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। देखिए एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी एक शिक्षक को शिक्षक की कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है, साथ ही साथ बच्चे अपने विचारों को रख सकते हैं, जिससे कक्ष भी प्रभावी होता है। यानी पहला ए पार्ट आपका सही आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि गणित में विवेचना तर्कना के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण है। पहला है लुकिंग फॉर पैटर्न, पैटर्न को देखना। दूसरा सॉल्विंग ए प्रॉब्लम्स यूजिंग फॉर्मूला, यानी एक सूत्र का उपयोग कर प्रश्न को हल करना, या मेकिंग एंड टेस्टिंग कंजेक्वर, यानी कंजेक्वर बनाना और परीक्षण करना।
देखिए हमारे पास में क्या बनेगा कि गणित क्या है कि एक ऐसा विषय है जिसका हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। गणितीय तर्कना किसी समस्या को हल करने के लिए सही गणितीय विधियों या सूत्रों को चुनने की क्षमता गणितीय तर्कना कहलाती है। गणित में विवेचना तर्कना में निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं। देखिए पहला पैटर्न को देख रहे हैं, इसके अंतर्गत गणित में दी गई संख्याओं के क्रम का निर्धारण किया जा सकता है। कंजक्वर बनाना और परीक्षण करना के अंतर्गत इसके अंतर्गत गणित में अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि किसी भी बिंदु से गुजरते हुए बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है, पर कितने, 2 या 3 एंड सो ऑन, कितने भी। तो यहाँ पर तीसरा भी तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता हमारे पास में। तो आंसर हमारा बी हो जाता है, जिसमें ए और सी जो है वो क्या बन जाते हैं, राइट आंसर बन जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 10 जनवरी 2023 के प्रश्न आपको अभी कराए जा रहे हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किस आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं होती हैं। पहला है रेक्टेंगल और स्क्वायर यानी आयत और वर्ग। दूसरा है रोम्बस और एंड काइट यानी समचतुर्भुज और पतंग। रेक्टेंगल एंड रोम्बस आयत और समचतुर्भुज, और रोम्बस एंड स्क्वायर इन समचतुर्भुज और वर्ग। देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि सममित रेखा का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करती है उसे सममित रेखा कहते हैं। आकृति जैसे कि हम आयत की बात करें तो ये 2 सममित रेखाएं जिसके अंदर 2 सममित रेखा होंगी, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में कितना होता है, सममित रेखाओं की संख्या 4 होती है। समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या 2 होती है। इसलिए आयत और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं। इट मीन्स आंसर जो बन जाता है वो सी बन जाता है। आयत और समचतुर्भुज में क्या होता है, सममित रेखाएं कितनी होती हैं, 2 होती है, आयत और समचतुर्भुज। तो आंसर बन गया सी पार्ट आपका, आयत एंड रेक्टेंगल एंड रोम्बस आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की बात कर रहा है, नहीं की बात आ गई, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, या कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, या एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिएगा हमारे पास में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह कथन ही असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे -3 या बटे -5 या 4/8 या एंड सो ऑन, काफ़ी संख्याएं हो सकती हैं। सभी भिन्न जितनी हैं, जितने फ्रैक्शन होंगे सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर पाते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ बहुत सारी हैं, √2, √3, √5, √8, पाई समथिंग एंड सो ऑन, बहुत सारी संख्याएं। तो बी पार्ट हमारा जो है वो रियल आंसर हो जाता है कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं के केस में नोट की बात करता है, तो ये असत्य कथन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर बन जाता है बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है इसके अंदर। ये कहता है कि अंडर द रूट ऑफ 0.081 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई 3.24 डिवाइड में था 0.0625 मल्टीप्लाई 7.29। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आया 10 जनवरी 2023 में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। हाँ, अंडर द रूट ऑफ लिख लेते हैं इसको, कितना 0.081 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और मल्टीप्लाई बाई 3.24, ठीक है। डिवाइड में क्या दिखा गया था, डिवाइड में था 0.0625 और मल्टीप्लाई बाई 7.29। अब ये जो नंबर्स दिखा रखे हैं
ये किस किस के स्क्वायर होते हैं यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 0.081 है तो ये 0.9 का स्क्वायर हो जाता है, और इनटू ये जो 2.5 है 0.5 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से 3 पॉइंट अगर हम 24 की बात है 18 का होता है तो वहाँ 1.8 आ जाएगा, 1.8 का स्क्वायर हो गया। ऐसे डिनोमीटर में आ जाइए। हाँ, डिनोमीटर में जैसे ये हमारे पास वैल्यू 0.0625 है तो ये कितना होता है 0.25 का स्क्वायर बन जाएगा, 0.25 का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, आगे मल्टीप्लाई में कितना, ये कितना इसका होता है, ये 27 का होता है तो यहाँ 2.7 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर इन सब के स्क्वायर को हटा दें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ बड़े में भाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 1.8 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 0.25 और मल्टीप्लाई 2.7 और इन सब का ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा। ठीक है, 9 पंजे 45 बनेगा, 45 का मतलब कितना बन गया 0.45 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कितना 1.8 तो ये है ही यहाँ पर, नीचे क्या बन रहा है 0.25 बन रहा है, मल्टीप्लाई 2.7 होगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इससे पॉइंट आप काट दीजिए, सिंपल नंबर मिल गए 45 गुना 18 और डिवाइड बाई क्या बन गया आपको 25 गुना 27, ये बन गया। ठीक है भाई, 5 पंजे 25 होता है, 5 नम 45 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से काट लीजिए भाई, 9 दूना 18 होता है, 9 3 27 होता है, 3 3 9 होता है, तो 3 दूना 6/5 आंसर आ गया। 6/5 को सोल्व करने लगे तो 1.2 आंसर बन जाएगा, 1.2 आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। जो मेरे साथी चैनल पे आज नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 11। भाई नॉट डिविजिबल बाई 11 दिखा रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, अब 11 से विभाज्य का रूल क्या है? देखिए क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि सम ऑफ ओड प्लेस, ठीक है, ओड प्लेस माइनस कर दें सम ऑफ किसको, इवन प्लेस को, सम ऑफ इवन प्लेस, यानी ओड प्लेस में से अगर आप इवन प्लेस माइनस कर दें तो आपको क्या मिलना चाहिए, या तो आपको 0 मिलना चाहिए और या हमको डिविजिबल बाई क्या बनना चाहिए 11 में, वो संख्या जो मिलेगी वो 11 से कटनी चाहिए, या वो सीधा सीधा क्या होना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट क्या बनता है देखिए, अब इसमें ये देखना है हमारे पास में जो नंबर दिखा रखे हैं उनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ पर हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस वाले को लेके देख लेते हैं भाई, एक किसको, क्योंकि सब में इसमें 2 2 2 2 आ रहे हैं। तो आई पॉइंट इज कि सम ऑफ ओड प्लेस या सम ऑफ इवन प्लेस 0 या डिविजिबल बाई 11 आएगा या नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें बस 7 बार लिखा, 2 3 4 5 6 और 7 बार किया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 फिर 3 फिर 5, ठीक है, फिर 7, तो कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि हम अगर हम देखें तो जो ओड प्लेस मिले हैं वो 4 मिले हैं। ऐसे इवन देखें तो 1 2 और 3, यानी कि जो इवन प्लेस मिले हैं आपको, इवन पे सिर्फ कितने मिले हैं 3 2 मिले हैं। इसका मतलब अगर हम सम लेते हैं यहाँ पर किसका ना, सम ऑफ क्या करते हैं ओड प्लेस करते हैं, ओड प्लेस करते हैं तो कितना है भाई 2 चौक 8 होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सम ऑफ क्या करते हैं इवन प्लेस करते हैं तो इवन प्लेस का सम कितना आ रहा है 2 3 6 आ रहा। अगर इसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस जो निकल के आ गया वो कितना निकल के 2 आ गया। अब 2 क्या ना तो 0 है ना तो ये
क्या है, जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो, और ना ही ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू क्या, डिविजिबल बाई ये ना 11 से कटता है, ना तो जीरो आ रहा है ना 11 से कटता है। इसका मतलब जो संख्या दिखाई गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बार जो संख्या दिखाई है, ये क्या है, 11 से क्या है, विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी, बस हमने 2 2 वो क्यों पकड़ा। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि हमारे पास में ओड और इवन प्लेस का जो सम है और डिफरेंस जो है सम करने के बाद में वो 0 या 11 से डिवाइड होता है तो संख्या कट जाएगी, 11 से नहीं होता तो नहीं कटेगी, सीधा सीधा आंसर। तो यही हमारा सी जो है वो हमारा राइट आंसर बन गया। भाई ये विभाज्य नहीं है की बात पूछ रहा था, नहीं में आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी 10 जनवरी 2023 में पूछा गया, सी टेट मैथ्स पेपर 2। यदि ब्रैकेट में 2x - 3 मल्टीप्लाई x + 4, फिर प्लस में दुगना ऑफ x - 3 x - 1 इजिकल टू में 4x² + 2x - 11 है, तो 2x + 3 का मान बताइए क्या होगा। देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना हमें एक बार थोड़ा सा, क्या करना है भाई, 2x - 3 दिखा रखा, x + 4 दिखा रखा, इस प्रकार से, ठीक है, +2 कर लेते हैं, x - 3 है और x - 1 है, ठीक है, इजिकल टू में 4 ऑफ x² 2 है, प्लस कितना 2x है और माइनस का 11 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, हमें मल्टीप्लाई भी कितना आ गया, 2x² कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, प्लस का कितना 8x आ गया, माइनस कितना आ गया 3x आ गया, माइनस कितना आ गया बाद आ गया, ये तो मल्टीप्लाई इसकी आ गई, फिर +2 आ गया। इसको देख लेते हैं कितना बनेगा, x² बनेगा, माइनस कितना x बनेगा, माइनस का 3x बनेगा, प्लस का कितना बनेगा 3 बनेगा, बंद कर दिया ब्रैकेट, 4x² हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस का 11 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना बनता है भाई, 2x² बनता है, ठीक है, 5 प्लस के x बन जाते हैं, माइनस के 12 बन जाते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² बन जाते हैं, ये -3 और ये माइनस का 1 और -3 कितना बन गया, -4 बन गया, 2 बाहर से है तो माइनस के 8x बन गए, प्लस का कितना बन गया 6 बन गया, इजिकल टू में 4x² है, प्लस के कितने हैं 2x हैं, माइनस के 11 हैं, ठीक है। अब यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं भाई, कितना बनता है 2 और 2 कितने होंगे 4 हो गई, तो 4 तो x² हो गए। अच्छा, यहाँ प्लस के 5 है, ये माइनस के 8 है तो माइनस के 3x हो गए, यहाँ 12 माइनस के प्लस के 6 हैं, ठीक है, तो माइनस के 6 हो गए। इसको भी इधर ले आते हैं, कितना माइनस के 4x² हो जाते हैं, माइनस के 2x होते हैं, प्लस के 11 हो जाते हैं, बराबर 0 बच गया। ये दोनों तो हट गए, कट गए, कितना बना, माइनस के 3x हैं, माइनस के 2x है तो माइनस के तो कितने बन गए 5x बन गए, ये 6 5 11 प्लस के 5 बन गए, इजिकल टू क्या 0 बन गया, यानी 5x बराबर 5 आ गया, सीधा सीधा आंसर। x का आंसर कितना आ गया 5/5, यानी x को आंसर कितना रख देंगे, x का आंसर आ गया 1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो तो हमें 2x + 3 ही तो फाइंड करना था, 2 में 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 जोड़ दिया, तो मतलब 2 + 3 कितना होता है भाई 5 होता है, ठीक है। तो आंसर कितना बन गया था 5 बन गया था, 5 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया था आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, 16 क्वेश्चन में आते हैं। 16 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आता है कि इन ट्राइंगल ABC में BD तथा CD क्रम से एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक हैं, बाइसेक्टर हैं। यदि एंगल BAC 90 डिग्री हो तो ट्राइंगल BDC के कोण यानी एंगल D की माप क्या होगी। देखिए फॉर्मूला, ये हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, यानी जो एंगल बाइसेक्टर हैं ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं, मिलते हैं जिस पॉइंट पे, तो वो एंगल, यानी एंगल BDC जो होता है, एंगल BDC जो है वो 90 प्लस एंगल A/2 होता है। इस थ्योरम के आधार पर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा क्या बना हमारे पास में, दिए गए फिगर के आधार पे हमें क्या करना है, एंगल BDC फाइंड करना है। सीधा सीधा फॉर्मूला बना लगा, थ्योरम लगा दीजिए, 90 प्लस एंगल A/2 होती है थ्योरम, तो हमें निकालना है BDC निकालना है। कितना बन गया भाई 90 प्लस एंगल A की वैल्यू कितना दिखा रखी है, एंगल A जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिखा नहीं, जिसको हमने ये एंगल, ये कितना 110 डिग्री है, कितने का
BAC जो है वो 110 डिग्री का दिखा रखा। तो कितना होगा 110 बटे कितना 2 हो गया। 110 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट लीजिए, इसको 55 आ गया निकल के। तो एंगल जो BDC बन गया वो कितना आ गया 90 प्लस कितना 55 निकल गया। 90 में 55 जोड़ दीजिए, कितना बन गया एंगल BDC इक्वल टू कितना 90 55 145 होता है। 145 डिग्री आ गया। आंसर खत्म हो गया जी। 145 डिग्री चला गया डी पार्ट के साथ। डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया था 10 जनवरी 2023 में। प्रश्न ये भी आया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। कहता है कि एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है। एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। देखो चलिएगा जी, छोटा सा प्रश्न है। मान लिया माना जो संख्या है, जिस संख्या की ये बात कर रहा है, मान लिया संख्या x है, x है, तो x का 1/6, x का 1/6 इजिकल टू किस है 28 के आधे से। 28 का 1/2 कर दो, -8 कर दो, 2 से काटो 14 आ गया। ठीक है, क्या बन गया x/6 इजिकल टू 14 - 8 कर दिया। 14 - 8 क्या होता है 14 - 8 6 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x का आंसर 6 × 6 यानी x का आंसर कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया। x का आंसर 36 आ गया। 36 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। ज़्यादा दोस्तों को फ्रेंड सर्किल को शेयर करें। ठीक है, चैनल आपका अपना है, स्टारडल क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे साथी चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हाँ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। देखिएगा, हमने यहाँ पर आपको इट मीन्स जो अभी हम करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट 11वां करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपको 11वां प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपको, यानी कि यहाँ पर जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं। 10 प्रैक्टिस सेट PS4 प्रैक्टिस सेट, इट मीन्स 1 to 10 10 प्रैक्टिस सेट को करा सकते हैं। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास हमने आपको दिए 1 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिस सेट में। और प्लस आप मान के चले कि 30 गुना अगर आप 11 करते हैं तो 330 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 330 क्वेश्चन जो है आपके बन जाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि 30 गुना 11 प्रैक्टिस सेट आपको हम फिलहाल अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो 30 गुना 11 कर दें, हर एक प्रैक्टिस सेट में तकरीबन 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो इट मीन्स हर एक क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मान के चलें तो 30 गुना 11 300 या 330 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए मेरे साथियों, अगर आप 1 से लेकर 10 तक के, और ये 11वां प्रैक्टिस सेट जो अभी आपको करा रहे हैं फिलहाल अभी, यानी सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप वीडियो को चैनल में जाकर आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखने पड़ेंगे। ठीक है, चैनल में जाइए, विजिट कीजिए, और जितने भी हमने CTET दिसंबर 2024, ठीक है, जितने भी हमने CTET आपका दिसंबर 2024 से संबंधित जो भी वीडियो डाली हुई हैं मैथ्स पेपर 2 की, क्योंकि समय कम बचा हुआ है इसलिए आपको लिमिटेड पोर्शन यहाँ पर कराया गया कि अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो चैनल में विजिट जरूर कीजिएगा। 1 से लेकर 11 तक के सारे के सारे जो सेट हैं हमने जो पढ़ा रखे हैं मैथ्स पेपर 2 से, इन्हें एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वैसे हम आपको अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपको 330 क्वेश्चन के आपके तैयार हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप देखेंगे तो आप लगेगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी पर आ चुके हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जी। 12 जनवरी 2023 से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। CTET मैथ्स पेपर 2 में 12 जनवरी 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या था। ये कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर टू बी एडिड।
कितना 12,500 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग पूछ रहा था। देखो ये है 12,500, 12,500 हमने लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकल के आएगा, पेड़ बना लेते हैं। इस प्रकार से पेड़ बन गई भाई, 1 1 जा 1 हमने चलाया, ठीक है, 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अगला पेड़ 25 हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर क्या किया हमने, जो अभी हमने वैल्यू चलाई थी उसको हमने यहाँ लिखा, प्लस कर दिया, 2 आ गया। क्लियर हुआ। एक बार चला सकते हैं, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमारे पास 21 बन गया, ठीक है। 21 जा 21 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 4 बन गया। क्या, अगला पेड़ उतार लिया। इसमें हम क्या करते हैं, एक और जोड़ दें, जो भी आपने वैल्यू चलाई है, तो क्या बन गया, 22 बन गया, ठीक है। 22 दूना 44, मैक्सिमम आप 2 चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं। तो यहाँ से 444 आपको मिल गया, मतलब आपको माइनस के 44 मिले। ये जो माइनस की वैल्यू मिली है, ये जो माइनस की वैल्यू मिली है, इफ़ अगर आप क्या करते हैं, इफ़ अगर आप ये जो वैल्यू मिली है कौन सी, 12,500 में 44 जोड़ देते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 12,544। और अगर इसका अंडर रूट लेते हैं, कितना, 12,544 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो उस रूट की वैल्यू आएगी 112, ठीक है। तो संख्या क्या मिल गई, संख्या मिल गई 44, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था संख्या के अंकों का क्या चाहिए, हमें योग चाहिए था। क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या के अंकों का योग चाहिए, तो 4 में 4 आप जोड़ दें तो क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया, और 8 ही आपका आंसर बन गया। हमें संख्या के अंकों का योग चाहिए, जो संख्या जोड़ने पर परफेक्ट उसका बना रही थी, हमें उसके अंकों का योग चाहिए था। हमारा आंसर आ गया 8। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन ये 12 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय यानी मिनट में लगेगा, मिनट की बात कर रहे हैं, मिनट अधिक लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, जो दूरी तय की गई है वो है 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। समय जो लगा है, समय की जो वैल्यू बता रखी है वो 3 सही 1/2 घंटा लगा, आवर्स लगा है, नहीं 6 7/2 आवर्स कह सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि जो चाल होती है, किसी की अगर चाल स्पीड निकालें तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी 140 बटे कितना 7/2 कर देंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, 140 बटे कितना नीचे बन जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना बन जाएगा 7 से 7 दूना 14, 20 दूना 40, कितना बन गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर बन जाए। चाल निकल के देखो, नई चाल मतलब नई स्पीड क्या बनेगी, नई चाल मतलब जो नई स्पीड बन गई वो क्या बन गई, क्या बन गई आपके पास में, 40 में से आपने क्या किया 5 माइनस कर दिया, तो कितनी रह गई वो 35 किलोमीटर पर आवर्स रह गई, 35 किलोमीटर पर आवर्स रह गई। अच्छा, अब नया समय आप निकाल लें तो क्या बनेगा, जो नया समय हमें लगेगा वो कितना लग रहा है, नया समय, समय से मतलब क्या हुआ, समय बराबर कितना होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी को यानी स्पीड को डिस्टेंस को आप क्या कर दें, चाल यानी स्पीड से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें, दूरी बटे चाल कर दें, दूरी कितनी वो 140 की है, अब चाल कितनी आ गई 35 किलोमीटर की आ गई, ठीक है। 35 से काटे, 35 से 4 बार कट जाता है पूरा, तो नया समय 4 घंटे का 4 आवर्स आ गया, HR 4 आवर्स आ गया। अधिक समय कितना लगा,
कितना समय अधिक लगा इसकी हम बात कर रहे हैं। तो समय कितना लगा भाई, 4 में से हमने 7/2 ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इतने क्या बन गया, आवर्स बन गया, आवर्स बन गया। तो 4 दूना 8 माइनस 1 7 कर दें तो कितना बन गया, 1/2 घंटा बन गया। 1/2 घंटा बन, हमें इसको किस में निकालना, मिनट में निकालना है। तो 1/2 को क्या कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट बन जाएगा। इसको हमने 30 बार काट देगा ये, तो कितना आंसर आएगा, 30 मिनट आपका आंसर बन जाता है। 30 मिनट चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से कहता है, यदि एक समचतुर्भुज यानी समबहुभुज की बात कर रहे हैं, यदि एक समबहुभुज की बात कर रहे हैं, तो समबहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स विल बी कितनी होगी। समबहुभुज की बात कर रहा है। देखिए, अगर हम समबहुभुज की जैसे यहाँ बात कर रहा है, हमें चाहिए बहुभुज यानी जो भुजाओं की संख्या है हमारे पास में वो हमें निकालनी है। भुजाओं की हमें निकालनी है संख्या, यानी हम बात कर रहे हैं एन की। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, समबहुभुज के कुल बाह्य कोणों की माप। समबहुभुज के क्या करना है, कुल बाह्य कोणों की जो हमारे पास में माप होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। भाई समबहुभुज के कुल बाह्य कोणों की माप को समबहुभुज के एक बाह्य कोण की माप से हम क्या करते हैं, समबहुभुज के एक बाह्य कोण की जो माप होती है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कर देंगे तो n निकल आएगा 360 बटे क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। ये काट दे, इसको 8 बार काट देता, n की वैल्यू क्या बन गई, 8 बन जाती है। 8 आपका आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन कहता है, ये कहता है एफ ई और वी क्रम से किसी बहुफलकों के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिएगा, हमारे पास में जो फलक हैं, बहुफलक के फलकों की संख्या f से रिप्रेजेंट होती हो, किनारों की संख्या अगर e से रिप्रेजेंट होती है, शीर्षों की संख्या v से रिप्रेजेंट होती हो, तो बहुफलक के लिए यूलर का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होता है। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि f प्लस वी माइनस ई बराबर 2, तो ये सी पार्ट को फॉलो कर जाएगा। f प्लस वी माइनस ई बराबर 2 जो है, इस प्रकार से हमारा जो सी पार्ट है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इफ एंगल ओ बी ए 54 डिग्री देन एंगल ओ सी ए इज कितना होगा। यानी किसी ट्राइंगल ए बी सी में बिंदु ओ यानी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ओ ए बराबर ओ बी है। यदि एंगल ओ बी ए 55 डिग्री का है तो ओ सी ए कितना होगा। देखिएगा, बात कही गई है ओ बी ए, यानी कि ये हमारा ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 54 डिग्री का है। ठीक है, ये भी 54 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि दिस बराबर किसके, दिस के हैं, और ये बराबर इसके भी है। ठीक है, चलिएगा किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 का आपको सोल्व करा रहे हैं। इन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ओ इज मिड पॉइंट क्या है, क्या है हमारे पास में कि ओ इज किसका है, मिड पॉइंट है, किसका हमारे पास मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। यहाँ क्या ओ बी बराबर ओ सी हो जाता है और ओ ए बराबर ओ बी, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है। इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ सी हो गया। तीनों क्या हो गए हमारे पास, बराबर हो जाते हैं।
तो इन ट्राइंगल अगर बात करते हैं ओ ए बी की अगर बात करते हैं तो एंगल ओ ए बी जो है वो इजिकल टू एंगल ओ बी ए हो जाता है और ये दोनों 54 डिग्री के हो जाते हैं। ओ ए बी से मतलब हमारे पास ये ओ ए बी ये वाला, ये दोनों एंगल कितने कितने हो गए, क्योंकि ये क्या बन गया, जो ओ ए बी ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अच्छा इन ट्राइंगल ओ ए सी की हम बात करें, यहाँ पर क्या है, ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ठीक है। हाँ तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाता है, ये वाला एंगल। 54 प्लस कितना हो जाता है, 54 डिग्री, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 108 बन जाएगा, 108 डिग्री बन जाएगा। हाँ 108 डिग्री बन जाएगा, क्लियर चलेगा। देखिए अगर ये एंगल 108 डिग्री का बन गया और ये हम मान लेते हैं, दोनों को x को मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं इसमें, किसमें, OAC की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल OAC की बात कर रहे हैं तो 2x प्लस 108 मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस ऑफ 108 हो जाती है, इसमें से माइनस कर दो 72 निकल के आ जाएगा। हमें तो x निकालना है, 72 को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 2 से 36 बार कट जाएगा, तो x का आंसर कितना आ गया, 36 डिग्री निकल के आ गया है। और ये x क्या है, OCA ही तो है, OCA ही तो x है, यानी एंगल OCA जो है वो 36 डिग्री निकल के आ गया है और ये चला गया C पार्ट के साथ में और C बन गया आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से कितनी है, 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम 12 जनवरी 2023 का सोल्व करा रहे हैं हम जिसमें, ठीक है, जिसका इसका जो परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा। समचतुर्भुज की बात कर रहा है, यानी एक हमारे पास द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस की बात कर रहा है, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल जो है तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होते हैं, ये हमारी थ्योरम होती है, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 है तो ये कितना रह गया, 12 रह गया। ये अगर यहाँ से 5 पूरा 10 है तो ये कितना रह गया, 5 का रह जाता है। किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा। इन ट्राइंगल अगर हम AOB की बात करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। इसको आप क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर इजकल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा, ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। हाँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाता है, 144 बन जाता है, और ये करेंगे तो 25 बन जाएगा। इसका आंसर 169 बनेगा। x इजकल टू निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, कितना आ गया, आंसर बन गया 13। साइड कितनी आ गई, 13 की आ गई। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है। कितना होता है हमारे पास में, ये होता है 4 इंटू हमारे पास में कितना होता है, साइड होता है 4 को अगर आप साइड से मल्टीप्लाई कर दें, 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 चौका कितना बन जाता है, ये 13 चौका 52 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर जो है वो बन जाता है। 52 सेंटीमीटर हमारा जो है वो फाइनल आंसर जो है बन जाता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो 52 सेंटीमीटर बन गया, क्लियर। तो ये हमारा जो आंसर है वो 52 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा सेंटर आंसर जो है बन गया 52 सेंटीमीटर, हमारा आंसर जो है वो 23वें क्वेश्चन का बन जाता है, क्लियर हुआ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। तार की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में क्या होगी, तार की
लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया। चलिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड जो है, सिलेंड्रिकल जो रोड है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर के हो जाता है। देखो अब ये लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया कि जो तार की क्या है, तार की जो लंबाई है उसे आप स्मॉल h कह दें, और रेडियस कितनी है 2 mm दिखा रखी है, जिसको आप 2/10 लिख देंगे तो 1/5 हो जाएगी, 1/5, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में हमारी ये जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो छड़ की त्रिज्या हो जाएगी, छड़ की अगर हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो जो छड़ की त्रिज्या हो जाएगी, इसको कैपिटल R कह रहे हैं, वो कितने बन जाएगी, 1.2 सेंटीमीटर बनाएगी। ऐसे ही अगर हम छड़ की लंबाई की बात करें, लंबी कितनी है उसे कैपिटल H मान लेते हैं, वो हमारी कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छड़ है हमारे पास में, इस प्रकार से हमने मान लिया भाई कि इसको हमने क्या है स्मॉल r, और इस वाले को तो हमने स्मॉल h माना, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी उसे हमने कैपिटल H मान लिया। बस इतनी सी बात की गई है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया, ये छड़ हो गई, ठीक है, ये हमारी हमने क्या मान लिया, ये हमारी रोड हो गई, सॉरी ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारी छड़ हो गई, ये हमारा वायर हो गया, छड़ नहीं वो तो हो गया पहले ही, ठीक है, रोड तो हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वायर हो गया, ये वायर के लिए हमारे पास बन गया। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो πr² h होता है, वॉल्यूम जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे तो πr² जो h होगा स्मॉल में वो इक्वल टू पाई कैपिटल R² h बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, r कितना 1/5 है, तो 1/5 का जो स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई स्मॉल h बन जाए तो कैपिटल R² जो कि फिलहाल 1.2 है, इसका स्क्वायर कर दें और मल्टीप्लाई बाई 22 कर दें तो स्मॉल h निकल आएगी। यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, 5×5 होता है, तो स्मॉल h हम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई कितना 1.2 कर दें और मल्टीप्लाई में 22 गुना कितना कर दें 25 कर दें। देखो अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 की तो ये 1 क्या हुआ 4 बन जाती है। मल्टीप्लाई बाई कितना 22 और मल्टीप्लाई बाई कितना बन रहा 25 बन रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसको हम काट लें, नीचे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, 25 चौका कितना होता है 100 होता है, ठीक है। 2 से काट लो, 2 से 2 दूना 2 से 11 कट गया, 2 से काट लो 2 से 14 और 2 दूना 4 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास कि 72 गुना 11, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर। तो स्मॉल h जो निकल के आ गया वो आ गया 792 सेंटीमीटर। ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर बन गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में 792, यानी तार की जो लंबाई होगी हमारे पास में वो 792 सेंटीमीटर बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास में क्या दिखा रखा 25वां प्रश्न ये कहता है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरों से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया है। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च क्या होगा। भाई ये हमारे पास में इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घनाकार को जोड़ा हमने 10 1 2 3 4 5, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो हो गई 50, जो ब्रेथ है वो कितनी रहेगी 10 ही रहेगी, हाइट भी कितनी रहेगी वो 10 ही रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 12 जनवरी 2023 का सोल्व करा रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BH
प्लस HL, यही तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यही होता है। 2 गुना LB से मतलब कितना 50 गुना 10 कर देंगे, प्लस BH से मतलब कितना होगा 10 गुना 10 कर देंगे, प्लस HL से मतलब कितना होगा 10 गुना 50 कर देंगे। ठीक है, अच्छा 2 बाहर चल रहा है, ये कितना हो गया 500 हो जाता है, ये 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसमें हम क्या कर देंगे 500 जोड़ देते हैं, तो 5 5 10 और 1100 बन गया। यानी 2 गुना अगर 1100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर बन जाता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब रंगने में कितना खर्च आया, रंगने में अगर हम खर्च निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास आंसर मिला 2200 गुना कितना 10, इतने पैसे में आंसर आएगा। पैसे में आंसर, ही आंसर क्या चाहिए, रुपीज में चाहते हैं तो क्या करेंगे 2200 गुना 10 और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो 100 से तो दोनों जीरो कट गई। ठीक है, कितना का 22 गुना 10 तो रुपीज़ कितना हो गया 220 आपका आंसर बन जाएगा। तो रुपीज़ 220 चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न ये कहता है, ये भी 12 जनवरी 2023 में प्रश्न पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। ये कहता है यदि 10 4 5 3 2 6 7 3 का माध्य m है और 2 5 3 11 m और 10 का माध्य p है, तो m प्लस p का मान बताइए क्या होगा। देखिए पहले सॉल्यूशन को ले लेते हैं, पहले सॉल्यूशन में किसको लेंगे, यानी जिसका माध्य m है, यानी जो माध्य हमारे पास दिखा रखा है जिसको हम स्मॉल m कह रहे हैं, ये कितना है देखो 10 प्लस कितना किया 4 किया, प्लस फिर कितना आया 5 आया, फिर उसके बाद में कितना 3 आता है, फिर कितना 2 आता है, फिर कितना आता है 6 आता है, फिर कितना 7 आता है, और फिर 3 आ जाता है। डिवाइड बाई काउंटिंग करेंगे इसकी तो कितने हैं ये 8 काउंटिंग में। ठीक है, तो ये m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सबको जोड़ दें तो 40 आ जाएगा, 40 बटे 8 कर दें, 8 पंजे कितना होता है 8 पंजे 40 होता है, तो m की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई m की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई 5। क्लियर हुआ। आप दूसरे का माध्य देखें, जिसका माध्य हमारे पास क्या दिखा रखा है, माध्य इसका p दिखा रखा है, उसमें क्या होगा भाई 2 प्लस 5 प्लस कितना है 3 है, प्लस कितना है 11 है, प्लस m है और प्लस 10 है, और बटे काउंटिंग कितनी आ रही है, काउंटिंग आ रही है 6। तो p इजकल टू क्या बन जाएगा, इनको जोड़ लें तो 31 प्लस m आ गया, 31 प्लस m बटे कितना बन गया 6 बन गया। m की वैल्यू अभी भी निकाली हमने, कितनी निकली 5 निकली, यानी 31 में हमने 5 जोड़ दिया और डिवाइड बाई 6 कर दिया। 31 5 कितना होता है 36 बटा 6 होता है, 6 चंग 36 हो गया, यानी p का आंसर हमारा निकल के आ गया 6। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना हुआ है m प्लस p, दैट इज़ m की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस p की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 11। कितना आ गया 11, 11 आंसर बन गया, 11 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारडल क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रैक्टिस PS4 प्रैक्टिस सेट 11वां है। इससे पहले हमने PS4 प्रैक्टिस सेट हमने आपको 1 2 यानी 1 से लेकर के जो पीछे 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, जो सभी प्रैक्टिस सेट मैथ्स पेपर 2 पर आधारित हैं। ठीक है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास में इट मीन्स 30 गुना 11 है, यानी 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, मैथ्स के 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मैथ में बन जाएंगे, तकरीबन 300 या 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे मैथ्स पेपर 2 से, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल में विजिट कीजिए, चैनल में जाइए, यानी कि CTET दिसंबर 2024, CTET दिसंबर 2024 के लिए
हमने जो भी आपके वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें 1 से लेके 10 तक की वीडियो हम आपको बता रहे हैं, 11 हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन अगर आप एक बार सोल्व कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 2700 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये कहते हैं विभिन्न पर्चियों में 25 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। एक पर्ची पर एक संख्या और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया गया। याच्छा तथा डिब्बे में से एक पर्ची निकाली गई। एक पर्ची पर एक अभाज्य संख्या न आने की बात कर रहा है। न आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो करा रहे हैं, क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि 25 से अगर हम 50 तक की कुल संख्या की बात कर लेते हैं, कुल संख्या की बात कर लेते हैं तो क्या निकालेंगे? 50 में से 25 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, क्या बन गया? 26 बन गया। ठीक है, अभी कहता है 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या से मतलब क्या हुआ? ये हमसे प्राइम नंबर की बात कर रहा है। कितने हो जाएंगे? देखिए 29 आएगा, उसके बाद में 31 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा और फिर 47 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए? नंबर ऑफ काउंटिंग कितने आ गई? 6 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? भाई हमारे पास में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/26 हो जाएगी, जो हम क्या कर लेंगे? 2 3 6, 2 से काटेंगे 13, यानी कि 3/13 हमारे पास प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन गई हमारे पास में? 3/13 बन गई। वो आने की बन गई। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या बनी? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब प्रोबेबिलिटी किसकी है? किसकी निकालनी? अभाज्य संख्या न आने की प्रोबेबिलिटी। नोट ए प्राइम नंबर क्या आता है? नोट ए कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर, जिसको आप क्या कहेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकली है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो होता है वो नॉट ए प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाता है। 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है फॉर्मूला ये। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट 3/13। ठीक है, 13 माइनस 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10/13 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर बन गया नॉट ए प्राइम नंबर के लिए। तो अभाज्य संख्या न आने की जो प्रायिकता हो गई वो हमारे पास कितने होगी? 10/13 हो जाती है। और 10/13 चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि सभी समकोण बराबर होते हैं। सभी समकोण बराबर होते हैं, यह कथन एक क्या है? भाई प्रमेय है, यानी थ्योरम है, आइडेंटिटी है यानी सर्वसम्मिका है, एस्टीमेट है यानी अनुमान है, या एज्यूम्पशन है, अभिधारणा है। ठीक है, देखिएगा, सभी समकोण बराबर होते हैं, यह कथन अभिधारणा का है। यह यूक्लिड की चौथी अवधारणा है। यूक्लिड की प्राय 5 अवधारणाएं होती हैं। क्या थी? ये किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखाखंड खींचा जा सकता है, पहली। दूसरी थी किसी भी सरल रेखाखंड को दोनों सिरों से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा था किसी भी सीधी रेखाखंड को देखते हुए हम एक वृत्त जो है खींच सकते हैं, जिसमें रेखाखंड त्रिज्या के रूप में और रेखाखंड का एक छोर वृत्त के केंद्र के रूप में होता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या यदि 2 रेखाएं खींची जाती हैं जो एक तीसरी रेखा को एक तरह से काटती है, तो एक ओर के आंतरिक कोणों का योग 2 समकोण के से कम होता है। 2 रेखाएं एक दूसरे को उस ओर प्रतिच्छेद करती हैं जहां कोणों का योग समकोण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो? आंसर नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ये क्या है? एक एज्यूम्पशन है। ये क्या है? एक एज्यूम्पशन है। डी इज योर राइट आंसर बन जाता है।
अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में ये था कि गणित की कक्षा में प्रयोग करने और अन्वेषण के अवसर प्रदान करने में कम वृद्धि डैश के माध्यम से की जा सकती है। भाई आंसर में जो दिखा रखे हैं वो क्या है, पहला डिजिटल लेयरिंग गेम, यानी कि हमारे पास में आलौकिक हमारे पास में डिजिटल अधिगम खेल जो है, या मैथ्स लैब यानी गणित प्रयोगशाला, या सी यानी मैथ्स वोकेबलरी यानी गणित शब्दकोश, या एजुकेशनल बोर्ड गेम्स यानी शिक्षा संबंधी बोर्ड गेम्स की बात कर रहा है। देखिएगा गणित की कक्षा में प्रयोग करने और अन्वेषण के अवसर प्रदान करने में कम वृद्धि गणित शब्दकोश के माध्यम से की जा सकती है, जबकि हमारे पास डिजिटल अधिगम खेल, गणित प्रयोगशाला और शिक्षा संबंधी बोर्ड गेम्स के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो कम वाली की बात कर रहे हैं, तो कम के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी पार्ट यानी कि मैथ्स वोकैबुलरी गणित शब्दकोश हमारा आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन इसमें जो हमने लिया है मैथ्स पेपर 2 से 12 जनवरी 2023 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात कर रहा है। नहीं है की बात कर रहा है कि दो संख्याएं x और y के HCF और LCM क्रम से 28 और 84 हो सकते हैं। दो संख्याएं x और y के HCF और LCM क्रम से 1 और 105 हो सकते हैं। दो संख्याओं x और y के HCF और LCM क्रम से 150 और 900 हो सकते हैं। दो संख्याओं x और y के HCF और LCM क्रम से 16 और 196 हो सकते हैं। देखिएगा हमारे पास में ये लॉजिक होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM और HCF, ठीक है, से सदैव विभाजित होता है। भाई किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM उसके HCF से, LCM जो होता है उनके HCF से विभाज्य सदैव विभाजित होता है। इस प्रकार HCF LCM का एक गुणनखंड भी होता है। तो विकल्प 1 B और C यानी विकल्प A, B और C में दिए गए जो LCM है वो HCF से विभाज्य हैं, जबकि विकल्प डी में 196 16 से विभाज्य नहीं है। अतः विकल्प डी इसका कथन सत्य नहीं है। देखिए अगर हम इसको सॉल्यूशन के रूप में दिखाएं, आंसर तो बन चुका है कि भाई डी आपका आंसर बन गया हमारे पास में। लेकिन देखो अगर हम पहले पार्ट में लें, भाई हम LCM को, ये जो LCM है इसको हम HCF से डिवाइड करें तो ये हमारे पास में 84 बटे कितना दिखा रखा, 28 दिखा रखा। तो ये इससे कितना बार कट गया, सीधा सीधा 3 बार कट गया, तो ये कंप्लीट हो गया। बी में देखें तो बी कितना हमारे पास, भाई LCM को अगर हम HCF से काट रहे हैं तो कितना भाई 105 बटे 1 करेंगे तो सीधा सीधा तो कट ही जाएगा ये तो, ठीक है, 105 बार कट गया। ठीक है, सी को देखें भाई LCM हमारा नीचे क्या दिखा रखा है, HCF दिखा रखा है। LCM कितना भाई कितना दिखा रहा है, 900 दिखा रखा है, और ये HCF कितना रहा है 150 दिखा रखा है। तो ये सिक्का कट जाता है, 6 बार कट जाता है। ऐसे ही अगर हम डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में हमारे पास LCM क्या है, LCM और ये HCF क्या दिखा रखा है, देखो LCM दिखा रखा है 196, 196 दिखा रखा है। इसको हम 16 से काटने लगे, ठीक है, तो काट लीजिए, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 से काटे 2 9 18, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है। और काट लें इसको, 2 चौका 8 हो गया, 2 से काटा 2 चौका 2 9 18, तो कितना 49 बटे कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ठीक है, जो क्या है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल है हमारे पास में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डी आंसर जो है, यानी दो संख्याएं x और y के HCF और LCM क्रम से 16 और 196 हो सकते हैं, ये बात सत्य नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।